हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन। आई एम फ्रॉम बेल फॉर मनी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे HFCL स्टॉक के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे हर वीडियो की फ़ीस यही होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरी फ़ीस मिल गई है। मैं कभी भी कोई उस तरह के वीडियो नहीं बनाता कि जिसमें मैं फ़ीस मांगूँ 70,000 80,000, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 80,000 देते हैं, 70,000 देते हैं यूट्यूब में ही। पता नहीं क्यों देते हैं वो, जब उनको फ्री में वीडियो दिख रहे हैं तो दे कैन गेट नॉलेज। तो मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो को स्क्रॉल करेंगे नीचे तो सब्सक्राइब का बटन होगा। लास्ट में सब्सक्राइब करना जब आपको लगे कि वीडियो अच्छा है। सो ठीक है, चलिए हम बात करते हैं HFCL स्टॉक के बारे में। स्टॉक इस समय आपने देखा कि काफ़ी कुछ दिनों से काफ़ी ऊपर था पहले तो, और अब ये थोड़ा बेरिश होना स्टार्ट हुआ है, विच इज़ ए गुड सिग्नल, क्योंकि करेक्शन आना भी एक अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। लेकिन जिसने इस लेवल से उठाया होगा, जब ब्रेकआउट आया था इसमें, तो उसने काफ़ी अच्छा पैसा इसमें कमा लिया होगा, क्योंकि स्टॉक 95 तक गया है। और अगर आपको लेना है ये स्टॉक, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आप 50 के आसपास लीजिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, एकदम बल्क में मत ले लीजिए। 50 के आसपास लीजिए, उससे नीचे अगर गलती से आ गया तो और आप स्टॉक ले सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। छोटा सा हर्डल 58 पे भी है, जहाँ ये स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और हो सकता है ये उसके बाद 50 आ जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 50 आ जाता है तो। हाँ, अगर 50 से नीचे दो बेरिश कैंडल, डेली बेरिश कैंडल, नॉट मंथली, अगर बनती है डेली दो बेरिश कैंडल, तो ये स्टॉक शायद 35 या 36 आ सकता है। लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी हो चुकी है इस समय, फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुकी है कंपनी, पहले जैसी कंपनी नहीं रही है अब ये। तो अगर आप ये सोचेंगे कंपनी बहुत कमज़ोर है, तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि कंपनी इस समय बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कंपनी ने कितनी स्ट्रगल की है। तो हाँ, लेकिन कंपनी कब बनी थी ये भी देख लेते हैं। कंपनी बनी थी 11 मई 1987 को, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या होता था। अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो आप देख सकते हैं 1 मार्च 2000 को, ठीक है, 1 मार्च 2000 को स्टॉक प्राइस इतना था, 2500 से भी ऊपर चल रहा था ये स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद ये हाई स्टॉक ने लगाया है 2000 में, और ये लो भी लगाया है। फिर उसके बाद 1700 हुआ, फिर लो 721 लगाया, फिर 1100 हुआ, फिर 6050। अब जिसने इस लेवल पे लिया होगा, तो भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। और अक्टूबर, सेम ईयर अक्टूबर में ये स्टॉक 934 आ गया, ठीक है। ऊपर चलते हैं थोड़ा, और नेक्स्ट ईयर में 2001 में 181 आ गया स्टॉक। देखिए 2500 से ऊपर था, और एक ही साल में 181 आ गया। और ऊपर चलते हैं 2001 में, अगेन 2001 में स्टॉक 24 रुपीज़ रह गया। माई गॉड, जिसने 2500 पे लिया होगा, आप सोच सकते हैं उस पर मेंटली क्या उस पर असर पड़ा होगा। उसके बाद बस कंपनी 12 रुपये, माई गॉड। तो कंपनी की हालत तो बहुत ख़राब रही उसके बाद। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक 2500 से इतना नीचे आ गया और कांस्टेंट होना शुरू हो गया स्टॉक? दो ही कारण थे, एक तो .com बबल, और दूसरा केतन पारेख। अब केतन पारेख कौन था
जिसके कारण ये स्टॉक नीचे आया. केतन पारेख is a former stockbroker from Mumbai who was convicted in 2008 for involvement in the Indian stock market manipulation. Okay, manipulation scam किया था इसने कुछ 1998 से लेके 2001 तक, जिसका असर इस स्टॉक पर भी पड़ा. और दूसरा जो फैक्टर था जो स्टॉक की हालत ऐसी हो गई वो था .com बबल. वो क्या है वो अब हम देखते हैं इस वीडियो में. उसके बाद हम सुनेंगे कि डायरेक्टर कंपनी के क्या बोलते हैं. तो इन दोनों वीडियोस देखने के बाद ही आपको कंपनी का पूरा ज्ञान हो जाएगा. तो चलिए आइए देखते हैं. क्या होगा कुछ .com मतलब समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट है, बराबर ना. तो एक काम करते, कुछ टाइम पहले जाते, ऑफ कोर्स 20-30 इयर्स बैक वी विल इमेजिन थिंग्स कि चीज़ें 20-30 साल पहले कैसी होती थी. आई अंडरस्टैंड यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड कि 20 साल पहले 30 साल पहले क्या होता था, क्योंकि आपकी उम्र ही लगभग 20 साल रहेगी मैक्सिमम ऑफ यू. बट देन काफ़ी लोग इंटरनेट पे भी ये सुन रहे देख रहे, तो आप लोग इमेजिन कर सकते होंगे आज से 20-30 साल पहले क्या होता था. ओके, इमेजिन करो वो वक्त में जनरली कोई भी चीज़, एवरी सिंगल चीज़ आपको बाय करना है, आप मार्केट जाते थे, बराबर ना. फिर अगर आपको शॉपिंग करना रहता था तो आप फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल जाते थे या कोई शॉप में जाते थे शॉपिंग करने के लिए. अगर आपको एक छोटी मोटी कोई भी न्यूज़ के बारे में भी जानकारी पता करनी है तो इट इज़ ओनली वन मीडिया, दैट इज प्रिंट मीडिया अवेलेबल, न्यूज़पेपर्स, जिसके थ्रू हमको न्यूज़ से समझता था कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. एंड एक फेवरेट टाइम उस वक्त रहता था, दैट इज़ नथिंग बट फ्रेंड्स का गेट टुगेदर टाइम. एवरी इवनिंग जनरली ऐसा होता था कि सब फ्रेंड्स वगैरह मिलते थे, जिसको हम लोग कट्टा वगैरह बोलते हैं. ओके, ये वक्त धीरे धीरे चेंज होता गया और चैटिंग एवरी डे विथ फ्रेंड कम होता गया, क्योंकि ये सब अभी वर्चुअल होने लग गए हैं, बराबर ना. तो वर्चुअली, अरे हाँ मैंने उससे बात हुई थी, कब हुई थी, इंटरनेट पे हुई थी, कैसे हुई थी, मोबाइल पे हुई थी. तो ये सब चल रहा है आजकल. बट आज से 20-30 साल पहले ये सब चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी. फिर उसके बाद में हम बात करेंगे समवेयर अराउंड 1995, जहाँ पे कुछ आविष्कार हुआ दुनिया में और एक चीज़ आई जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट. एक कॉमन पर्सन के ज़िंदगी में ये इंटरनेट नाम की चीज़ जब आई थी 1995 के अनुसार, मतलब ये टाइम के आसपास ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी रादर. एंड ये इंटरनेट नाम की चीज़ ने सब कुछ बदल के रख दिया. ओरिजिनली इंटरनेट किसने लाया था? यूएस मिलिट्री ने लाया था. और जब उन्होंने इनिशियली लाया था उस टाइम पे 18 मिलियन यूजर्स थे उसके सिर्फ. और धीरे 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 ये कॉमन मैन के लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. और किसी ने सोचा नहीं था कि जब इंटरनेट लाया गया था तो वो तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एंगल से लाया गया था, बट देन आज हम लोग हर चीज के लिए नेट यूज करते हैं. ओके, पीपल गॉट टू नो व्हाट दे कैन डू विथ इंटरनेट. धीरे धीरे उनको समझने लग गया, अरे इंटरनेट से ये भी होता है वो भी होता है. जैसे कि आप सबको पता है यू कैन डाउनलोड म्यूजिक विथ इंटरनेट. ओके, उस टाइम के मैं यूजेस बता रहा हूँ आपको 1995 वगैरह के. देन फेवरेट टाइम उस टाइम पे रहता था चैटिंग विद पीपल, चैट रूम्स रहते थे वहाँ पे. और उस टाइम पे आप नोन अननोन पीपल के साथ चैटिंग भी कर सकते थे. आपको पता होगा ये चीज़ याहू मैसेंजर, ओके, जिसके थ्रू चैटिंग होती है. ओके, एंड देन उसके बाद कुछ ईमेल नाम की चीज़ भी उस टाइम पे आई थी. एंड वो इंटरनेट के थ्रू ऐसा हो सकता है, ये पहली बार समझा कि किसी को कोई खत वत भेजने की ज़रूरत नहीं है, नेट के थ्रू डायरेक्टली अगले मिनट में उसको मिल जाएगा. ओके, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत नई थी. जब पोस्ट का ज़माना था, कुरियर भी बहुत कम थे, तो पोस्ट तो कॉमनली यूज था. एंड उस टाइम पर ईमेल नाम की चीज़ मतलब उनके लिए तो बाप रे क्या बड़ी चीज़ हो गई कि मेरा खत आया और वो 1 मिनट में मेरे को मिल गया, और कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, उसने वहाँ से क्लिक दबा दिया, मुझे यहाँ पे मिल चुका है. ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत हम लोग ओल्ड सिनेरियो की बात करें जहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए भी कुछ टिपिकल साउंड बजता था ऐसे टाइप का, क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट विथ टेली कम्युनिकेशन, यू नो, मतलब टेलीफोन कनेक्शन, लाइन कनेक्शन होना रहता था. उस टाइम पे तो नेट कनेक्ट होता था. उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ. तो नेट, ये ईमेल वीमेल आना, ये तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी. एंड उसके साथ अटैचमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, ये भी लोगों को बाद में धीरे धीरे समझने लग गया. तो दिस गिव बर्थ टू अ न्यू एज विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन एज, जिसमें हम लोग आज सब रह रहे हैं. Today's age is, as you all know, information age, because every minute detail you have on internet available to you. So friends, business started on internet slowly and eventually. You know, companies like Google, Yahoo, Amazon, eBay, ये सब companies का huge volume of business internet पे आने लग गया.
ओके एंड ये सब देखते हुए लोगों को ऐसे हैरानी हो गई कि बिजनेस करने का ये भी तरीका हो सकता है। उनको धीरे धीरे समझ गया कि ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। ओके एंड मार्केट में गए बगैर चीजें हमारे तक पहुंच सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था, वो धीरे धीरे इसके थ्रू समझने लग गया। एंड ये कंपनीज कुछ ही वक्त में मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनने लग गई, क्योंकि उन टाइम पे इनका मोनोपोली टाइप हो चुका था। ओके देन इस पूरे फेज में इंटरनेट वॉज स्टिल अ पजल फॉर मेनी। काफी लोग मतलब नेट यूज करते थे, बट नेट से एग्जैक्टली होता क्या है वो उनको अभी तक पता नहीं था। ओके फिर धीरे धीरे वो यूसेज के थ्रू सीखने लग गए नेट से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे फाइल अटैच की जाती है, कैसे डाउनलोड किया जाता है म्यूजिक वगैरह सब कुछ। एंड स्टिल पीपल कंटिन्यूड यूजिंग दिस बिकॉज दे थॉट दिस टू बी अ न्यू बिग थिंग। गूगल अमेजॉन ऐसे बिजनेस स्प्रेड कर रहे थे वाइल्ड फायर जैसे, तो ऑब्वियसली इनको लगने लग गया कि नहीं ठीक है, इंटरनेट की आधी चीजें हमको पता नहीं है, बट सीखना जरूरी है क्योंकि अगला फ्यूचर ही इंटरनेट है। ओके एंड फिर internet was new that time, it was raw, it was unknown to many, and it was bound to create new opportunities for many। मतलब कौन many, मतलब अब यहाँ पे आ गए बिजनेसमैन जिनको एबीसीडी नहीं मालूम है कंप्यूटर की, वो सोचने लग गए कि अगर कंप्यूटर एंड इंटरनेट ये नई चीज है आज, तो मुझे ये सीखना जरूरी है और मेरा बिजनेस भी इस प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। लोगों ने क्या किया, वेब बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेनी ऑफ देम दे स्टार्टेड देयर वेबसाइट लुकिंग एट अदर सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेसेस। जो भी ऑनलाइन सक्सेसफुल बिजनेसेस रहते थे उनको देखकर इन्होंने खुद की वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी। वेबसाइट्स लाइक pets.com, वेबसाइट लाइक webvan.com, ये सब उस टाइम के इंटरनेट कंपनीज थे जो बहुत फेमस हुए थे। एंड ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज इन्होंने सबने अपने वेबसाइट पे ला ली थी, मेनली अमेजोन उसमें से सबसे पायनियर था। एंड दोस्तों ऐसे पूरे केस में काफी यंग इनएक्सपीरियंस्ड सीईओज पैदा हो गए जिनका बिजनेस करने का तौर तरीका ही टोटली अलग था। उनको इंटरनेट मतलब इजी मनी लगने लग गया, कब कुछ ही टाइम में हमको बहुत पैसा मिल सकता है, इसीलिए इस बिजनेस में एंटर होना है, ये ओपिनियन के साथ ये लोग एंटर होते थे। ओके सो they didn't knew much about computers, they didn't knew much about coding languages of computer, however they want to run a business which is web based business, बट दे हैड देयर वेब बेस्ड बिजनेस, जहां पे हम उन्होंने क्या सोचा कि नए अपॉर्चुनिटीज टैप कर सकते, वो लोग नया मार्केट टैप कर सकते, और वो नया मार्केट उनके लिए इंटरनेट था। इंटरनेट के थ्रू उनको लगता था कि उनका बिजनेस वाइल्ड स्प्रेड हो सकता है। एंड ये उम्मीद के साथ, भले उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसका, फिर भी वो इस बिजनेस में एंटर होना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे सिर्फ एक या दो सीईओज नहीं है, मल्टीपल सीईओज है जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे .com ये कंसेप्ट फेमस होने लग गया, बिकॉज उस टाइम पे .in .net ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम पे इट वाज एवरी वेबसाइट एंडिंग विद .com। ओके एंड at least the web businesses which ended their name with .com, all these businesses we called .com bubble। जो भी businesses सेट होने लग गए उस टाइम पे उनका नाम एंड में क्या रहता था, .com, या तो स्टार्टिंग में रहता था E stands for internet based, so internet या .com, इंटरनेट नॉट .com, स्टार्टिंग में ई रहेगा या एंड में .com रहेगा। एंड उस वक्त तो ऐसा हो गया कि कोई भी बिजनेस है अगर उसका एंडिंग .com से है या तो स्टार्टिंग ई से, मतलब वो बिजनेस बहुत प्रॉस्पर होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट इज न्यू बिग थिंग एंड इट विल बी गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू बिजनेस, ऐसा लोगों को लगने लग गया उस टाइम पे। एंड मेनी ऑफ देम दे थॉट एनी बिजनेस ऑन इंटरनेट वुड बी ह्यूज, बहुत बड़े वॉल्यूम में प्ले हो सकता है, एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इनटू सच बिजनेसेस। आए नए नए आइडिया आते थे लोगों के दिमाग में और वो लोग उस बिजनेस में पैसा डालना स्टार्ट कर चुके थे। एवरी पॉसिबल बिजनेस एंडिंग विद .com गॉट अ गुड रेस्पॉन्स दैट टाइम। .com बबल बोलते हैं इसको। एंड इस वक्त क्या हुआ था, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन .com कंपनीज whom they didn't even knew कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उनके सीईओज क्या है, उनका मैनेजिंग टीम क्या है, उनको नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, कुछ नहीं देखा जाता था। सिर्फ एक चीज देखी जाती थी, इंटरनेट बिजनेस है, इन्वेस्ट करो। Okay, that was a bubble created that time. They started purchasing their shares as they considered internet business would be changing the normal business doing style। जो भी नॉर्मली बिजनेस होता था वो पूरा स्टाइल चेंज करके रख देगा इंटरनेट, ये उम्मीद के साथ हर कोई .com कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता था, उसी के शेयर खरीदना चाहता था, उसी में पूरा पैसा लगाना चाहता था। मल्टीपल रीजंस थे इसके कि आईपीओज उस टाइम पे कैसे फ्लरिश हुए। बड़े बड़े कंपनीज क्या करते थे, फॉर एग्जांपल वेब बेस्ड बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है मेरा, तो मैं क्या करता था, मेरे पास एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, और मैंने अपना एक वेबसाइट बना दिया है जो ऑपरेशनल है, चल रहा है अभी फिलहाल।
मैंने इमीडिएटली अपने बिजनेस का आईपीओ ला लिया, उसका एज ऑफ नाउ 100% स्टेक तो मेरे पास ही है। अब मैं उसमें से 10% 15% स्टेक डाइल्यूट करता था फॉर सर्टेन प्राइस। एंड क्योंकि उस टाइम पे एक बबल क्रिएटेड था, सबको लगता था इंटरनेट मतलब तूफान है, इंटरनेट मतलब अगली नई चीजें जो बेस्ट है, तो लोगों ने मेरे आईपीओस खरीदने स्टार्ट कर दिए। और कुछ बातें आपको सुनकर हैरान होगी, जैसे कि पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन .com कंपनीज आईपीओ। 1999 की बात करो मैं दोस्तों, 457 आईपीओ आए थे उस ईयर में, एक ईयर में 457 आईपीओ आए थे, जिसमें से 117 आईपीओ लिस्टिंग के पहले दिन डबल प्राइस पे लिस्ट हुए। लिस्टिंग के फर्स्ट डे को डबल प्राइस पे लिस्ट हुए, इसका मतलब लिस्ट हुए विद इन फ्यू आवर्स डबल हो चुके थे उसके प्राइसेस। सपोज फॉर एग्जांपल $10 का एक शेयर था, डायरेक्टली $22 पे चला गया फर्स्ट डे ऑफ द लिस्टिंग। कितने आईपीओस? 117 आईपीओस आउट ऑफ 457। एंड ये तो मैं सिर्फ आपको डबल का नंबर दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उस फेज में कितना बुलिश फेज रहेगा। डबल के थोड़े नीचे रहेंगे तो इसमें अकाउंटेड भी नहीं है वो। मतलब ऑलमोस्ट एवरी आईपीओ एंडेड विद अ हायर प्राइस ऑन लिस्टिंग डे। एंड एक कंपनी नेटस्केप, जो एक ब्राउजर कंपनी था, वेब ब्राउजर कंपनी नेटस्केप, जिसका आईपीओ आया था 28 रुपीज में, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ लिस्टिंग इट वेंट अप टू $75, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दिस वाज द कंपनी। इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको समझ रहा है कि 1999 में आप इमेजिन कर सकते हो कितना बूम फेज रहेगा। एंड दैट बूम फेज फॉर ऑल टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड कंपनी, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, .com कंपनीज। यूएस में एक एरिया माना जाता है सिलिकॉन वैली, जहां पे सभी .com कंपनीज मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है। तो ये सब आईपीओ ऑलमोस्ट उसी कंपनी के थे, उन्हीं सिलिकॉन वैली एरिया वाले कंपनीज। That time Silicon Valley was considered to be the most happening area, richest area and flourishing area. But bubble burst कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। .com बबल क्रिएटेड है अभी तक, तो मतलब एक बलून क्रिएट हो रहा है, ये बलून जब बर्स्ट होगा तब सिनेरियो कुछ और ही होगा। तो बबल क्रिएट क्यों हुआ ये सोचते हम लोग सबसे पहले। ऐसा तूफानी तरीके से स्टॉक मार्केट्स बढ़ने लग गए जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब कोई चीज नीचे आनी चाहिए ना, गिरने वाली चीज, हर जो चीज है ऊपर वो गिरेगी तब नीचे आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज सस्पेंडेड फॉर few years rather. Everybody was expecting ये स्टॉक प्राइसेस कभी नीचे आएंगे ही नहीं। और होता क्या था, मेरे दोस्त ने उसमें पैसा कमा दिया तो मुझे भी पैसा कमाने की इच्छा हो जाती थी। फिर कोई और दोस्त है जो नॉलेजेबल है और जो मुझे बता रहा है कि .com कुछ नहीं है, ये एक बबल है, मैं उसको सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में एक इल्यूजन था मुझे भी पैसा कमाना है, और बस दूसरे कमा रहे इसलिए मुझे कमाना है, ये सोच के हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने लग गया। एंड स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली राइज होने लग गया। स्पेक्यूलेशन था ये, ऑल अबाउट गैम्बलिंग, नथिंग एल्स। किसी को कुछ पता नहीं है .com क्या है, इंटरनेट क्या है, कौन सी कंपनी, कौन से सीईओ, क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिग्री है, कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। बस उनको इतना पता है लोग कमा रहे और मुझे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके कमाना है। That time venture capital companies also invested in .com companies। आप सबने मेरा लेक्चर सुना है पीछे का, वेंचर कैपिटल पे हमने एक सेपरेट सेशन लिया था। तो वीसीज जो बड़े बड़े बिजनेस मतलब बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, तो यूएस के वीसीज, यूएसए में जो वेंचर कैपिटल कंपनीज थे, उन्होंने भी .com कंपनीज में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उस टाइम पे एक खासियत थी, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज वेरी लो, इसलिए पब्लिक को लगता था ठीक है यार 2% 3% पे पैसा मिल रहा है, ले लो और इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा रिटर्न आएगा और मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। हर वो कंपनी जो वेब बेस्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन स्टॉक मार्केट ग्रू एंड ऑल द शेयर प्राइसेस दे स्टार्टेड राइजिंग। सिनेरियो ऐसा हो गया कि थोड़े टाइम बाद चीजें बदलने लग गई। तो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, वी विल सी दैट। ये बबल क्रिएटेड है, ठीक है, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे, सब कुछ ठीक है, बट फिर एग्जैक्टली क्या गलत था इस पूरे सिनेरियो में। वेब बेस्ड बिजनेस ओनर्स डाइल्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग फॉर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। मेरा आइडिया था, मेरा बिजनेस था, पूरा 100% स्टेक मेरे पास है, मुझे उसका सिर्फ 10-15% स्टेक डाइल्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस के शेयर प्राइसेस हाई रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट पूरा मेरे बारे में बुलिश है। तो मैं अपने शेयर प्राइसेस हाई रखकर 10-20% स्टेक डाइल्यूट करता था, जिससे मुझे बिलियन ऑफ डॉलर्स मिलते थे। और वो बिलियन ऑफ डॉलर्स से मैं एज अ ओनर क्या करता था, लैविश कार्स खरीदता था,
लैविश ऑफिस बनाता था, एम्प्लॉयज को बोनसेस पे करता था, एम्प्लॉयज को अच्छे अच्छे फैसिलिटीज देता था, और ये सब देखकर इन्वेस्टर्स को लगता था ये कंपनी मतलब और अच्छी कंपनी है, वाह देखो हमारी कंपनी ने वहां पे ऑफिस बनाया है, देखो हमारी कंपनी ने ये खरीदा है वो खरीदा है। अल्टीमेटली खरीदा हुआ जो पैसा है वो आपका ही है, इन्वेस्टर का ही पैसा है जिससे ये सब खरीदा जा रहा है। एक्चुअली आईपीओ, डू यू थिंक आईपीओ में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? Yes, we had a session on IPO also if you remember, and IPO में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट IPO में इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में है। देखो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, IPOs are worth investing if the company runs in profit, but if they don't then what? एक्चुअली ये जो .com वाली कंपनीज थे ये लॉसेस में थे, और ये जानते हुए भी पब्लिक फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बिकॉज उनको लगता था दे बिलीव दैट इंटरनेट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड इवेंचुअली दिस कंपनीज विल बी इन प्रॉफिट। अभी फिलहाल 1-2 साल लॉस में क्योंकि नया कंपनी है, बट प्रॉफिट में आएगा, ये उम्मीद के साथ लोग उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, और शेयर प्राइस बढ़ता था, ओनर अपने कुछ शेयर डाइल्यूट करके वो पैसा लेता था और उससे और नए ऑफिसेस खरीदता था, नया कार खरीदता था, वैकेशन पे जाता था, उसके फोटोज आते थे न्यूज़पेपर में, ये क्रेज बन चुका था सबके लिए कि इंटरनेट बेस्ड ये ओनर 10 दिन के लिए ये वैकेशन पे, 50 दिन के लिए वो वैकेशन पे, और फिर भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। ओके, जबकि एंड में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सब कंपनीज का लॉसेस हो रहे हैं, एंड सबको पता है लॉस हो रहा है, बट सब लोग एक इल्यूजन में कि मुझे मेरा पैसा बनाना है, इस कंपनी के शेयर खरीदना है, 2 डबल होने वाले, ट्रिपल होने वाले, ये उम्मीद के साथ बस खरीदना है खरीदना है खरीदना है। ये बस एक रैली चल रही थी जिसके पीछे बैकग्राउंड में कोई फंडामेंटल स्टडी, टेक्निकल स्टडी कुछ नहीं था, एक ही था, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। नथिंग हैपेंड लाइक दिस। कोई इवेंचुअली कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती थी, 50% से भी ज्यादा कंपनीज लॉसेस में थे उस वक्त, जो .com कंपनीज थे। .com बबल बस्ट कैसे हुआ? टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम क्या था कि शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज होने लग गए। व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, इफ कुछ चीजें लिमिटेड अवेलेबल है मगर उसको बहुत लोग खरीदने के लिए पीछे लग जाते हैं तो क्या होता है? सप्लाई इज लिमिटेड बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस, स्केर्सिटी की वजह से इंक्रीज इन प्राइस, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन हियर। प्राइसेस इतने बढ़ गए कि लोगों ने, वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हो चुका था लोगों के लिए, एंड लोगों ने फिर उसको खरीदना बंद कर दिया। स्टॉक प्राइसेस वेर इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स, लिविंग लेस नंबर ऑफ बायर्स एट सच हाई प्राइसेस, लीडिंग टू बबल बस्ट। अब क्या हुआ? अगर लेस नंबर ऑफ बायर्स रेडी है तो फिर शेयर प्राइसेस क्या होंगे? कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जब शेयर प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो लैविशनेस, ये जो शो ऑफ दिख रहा था मार्केट में, ये धीरे 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 कम होने लग गया। जब तक पैसा आ रहा है तब तक एफोर्डेबिलिटी सब चीजों की हो सकती है, एडवर्टीजमेंट पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि पैसा भी बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर में आ रहा है, बट अगर स्टॉक प्राइसेस कम होने लग गए तो पैसा कम आने लग जाएगा, एंड जब पैसा कम आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली ये सब शो ऑफ खत्म हो जाएंगे। जिस वक्त शो ऑफ खत्म हो जाएंगे तो चर्चा भी कम हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट प्राइसेस फर्दर डाउन हो जाएंगे, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ बबल बस्टिंग in the year 2001, exactly मैं 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ, there were only 76 IPOs, जहां पे पहले ऑलमोस्ट 500 IPOs थे, 400 समथिंग, अभी सिर्फ 76 IPOs है, and none of them doubled on their listing day, none of them doubled on their listing day, and Nasdaq, you will be shocked to hear this, Nasdaq उधर का स्टॉक एक्सचेंज है जैसे BSE इंडिया में, वैसे Nasdaq which was 5000 पॉइंट्स पे approximately in 1999, within 2 years it came down to 1000 points. Nasdaq 5000 पॉइंट से डायरेक्टली 1000 पॉइंट्स पे आ चुका था। जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स होता है वैसे ये उधर का इंडिकेटर है, एंड उसका जो लेवल होता है, जैसे अभी सेंसेक्स इंडिया में 20-30 हज़ार के आसपास है सपोज, तो ये सेंसेक्स है जो एक इंडिकेटर है BSE का, वैसे ही नैस्डैक का इंडिकेटर जो है वो 5000 पॉइंट्स पे प्ले होता था, डायरेक्टली बबल बस्ट के बाद 2001 में इट केम टू 1000 पॉइंट्स। तो क्या होता है सर, मार्केट डाउन हुआ तो क्या होता है, लोगों के मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू शेयर्स के कम हो जाते हैं, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, that is called as market capitalization, and huge fall in market capitalization was there because share price was continuously falling down. Friends, कुछ फैक्ट्स आपको 2001 के बता देता हूं मैं।
within 2 years, $5 trillion of technology company value decreased, erased, खत्म. $5 trillion बोल रहे हैं हम लोग. And that too within 2 years, 1999 से 2001 के आसपास. And $5 trillion, जबकि मैं आपको बता दूं Nasdaq का total market capitalization was around $7 trillion. तो $7 trillion का वैल्यू $5 trillion से कम होना मतलब कितना हो गया? Almost 75-80% कम हो रहा है. And to be more precise, we'll come to figures also. More than 10,000 IT professionals were left with no job. क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर प्राइस कम हो रहे, बिजनेसेस बंद होने लग गए, बैंकरप्सी स्टार्ट होने लग गए, लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया एंड बिल्डिंग्स खाली होने लग गए. जो लैविश ऑफिसेस थे वो और रेंटल पे नहीं कर पाते थे, इसलिए वो भी बंद हो गए. एंड ऑलमोस्ट इतने सारे आईटी प्रोफेशनल, 10,000 से भी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स के जॉब खत्म हो चुके थे सिलिकॉन वैली के. एंड नैस्डैक का मार्केट वैल्यूएशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो 78% से कम हुआ है. 78% पे नहीं आया है, 78% तक नहीं आया है. इट इज डिक्रीज बाय 78%, मतलब इट केम डाउन टू ओनली 22%. So that you can imagine, it was left with almost $2 trillion. Okay, this was the impact of bubble burst. ये जब बबल क्रिएट हो रहा था तो यूएसए का सबसे बड़ा बबल बोलते हैं इसको, एंड जब ये डाउनफॉल आया तो इसका सबसे बड़ा क्रैश भी बोलते हैं इसको. इस टाइम पे मार्केट्स लोअर सर्किट पे लगते हैं. लोअर सर्किट, इस पे भी अपन ने एक सेशन लिया था काफी टाइम पहले. ओके, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है. जब मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल होता है तो करेक्शन आता है मार्केट में, सब प्राइजेस स्लैश डाउन होने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे वो अपने फंडामेंटल वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे आना स्टार्ट हो जाते हैं. जिन कंपनीज के एसेट्स, फिजिकल एसेट्स वर्थ देयर शेयर्स थे, वो लोगों के वैल्यू टिके रहे. बट जिन लोगों के फंडामेंटल वैल्यूज बहुत कम है मगर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनके स्टॉक सेल ऑफ होने लग गए एंड धीरे धीरे उनका बिजनेस खत्म होने लग गया. Mahindra, hi, good morning. Thanks for taking the time out. You mainly cater, Mahindra, to a segment which has seen many ups and downs and huge amounts of volatility as well. Have all the pieces, fallen pieces now been put in place for the telecom sector, and HFCL, you think is going to now enjoy a multi-year high growth phase? Look, our progress depends upon the progress of the telecom sector. And definitely, telecom sector is in buoyancy today because 4G spectrums have been allotted for enhancing the coverage and the capacity of operators. 5G trial spectrum has been allotted and the 5G auction hopefully would happen in the beginning of the next year. BharatNet is being rolled out, which is a massive project. Fiber to home is happening all over the country. So all this put together gives rise to the demand of fiber optic cable and all kind of telecom equipment. And these are the areas we are in. Supply of equipment, manufacture, supply of fiber optic cable, manufacture of different equipment, creation of infrastructure. So it's good going for the telecom sector at the moment. Indeed. Mahindra, but what are the broad level major opportunities that are available to you at hand in the current market? Can you give us some color on what kind of growth opportunity could be in for HFCL in the near term? Look, as I mentioned, all these areas, for example, 4G networks are being expanded, which requires creation of infrastructure, higher amount of fiber optic cable. These are all our areas where we work in. So we get more opportunities for supply of this equipment in India. Then, as I said, fiber to home networks are being expanded. We are the largest manufacturers of fiber to home cable in India. So there again, the increased demand is helping us. Moreover, when this near term, this PPP model of BharatNet comes in, that is again a huge opportunity for Indian manufacturers, including HFCL. And 5G networks are being prepared right now by all the operators. So that expansion or strengthening of network again gives a good opportunity to us to supply our cable and different kind of equipment and infrastructure services. And another thing which has happened, government's insistence on Atmanirbhar Bharat, Make in India, which is a great policy, which really would encourage Indian manufacturers to manufacture more and more in India, including this PLI scheme. So what happens with that, operators would increasingly buy locally manufactured equipment because they are going to be more cost competitive.
So taking advantage of that, we are investing heavily in research and development. We are designing equipment which are going to be required by 5G operators, like 5G cell sites, which includes macro cells, small cells, for indoor and outdoor application, both. The transport equipment for the 5G, for example, routers, switches, fronthaul gateways, all are being designed by us, all 5G equipment, which would not only be possible for us to sell in India, but export also. वेलकम बैक। सो आपने देखा कैसे .com का बबल बनता गया और स्टॉक ऊपर जाते गए। ऑफ कोर्स निफ्टी भी ऊपर गया, और जैसे ही बबल बस्ट हुआ तो निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली स्टॉक्स भी नीचे आने स्टार्ट हो गए, और ऑब्वियसली इस ट्रेंड लाइन को देख के आप समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा सेलिंग आ गई होगी उस समय मार्केट में, कितना ज़्यादा डर फैल गया होगा उस समय। ऊपर से जो केतन पारेख है, उनका जो भी उन्होंने किया मैनिपुलेशन मार्केट में, उसका भी इफेक्ट हुआ मार्केट को, और एंड ऑफ कोर्स स्टॉक को भी हुआ, HFCL को। बट अगर हम उसके अब की बात करें तो अब HFCL की सेल्स आप देख रहे हैं 2017 से अच्छी बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2017 में, 18 में, 19 में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे। जब सेल्स बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट होगा, लेकिन ठीक है, इसे मैं स्टेबल ग्रोथ कहूँगा। और अगर प्राइस 100 गया है तो ठीक है, वो अलाइन है बैलेंस शीट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, रिजर्व्स कंपनी के पास कितने हैं। 2017 से रिजर्व्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं कंपनी के, विच इज़ ए गुड सिग्नल। ठीक है, तो अगर आपके पास HFCL स्टॉक है तो आप उसमें बने रहिए। अगर नहीं है तो 50 अगर आता है तो आप स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बट 100% मत ऐड कीजिएगा। लाइक 30% 50 पे ले लिए, उससे अगर बाई चांस नीचे आ जाता है तो और ऐड कर लीजिए उससे। तो कभी भी 100% स्टॉक्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं लेने चाहिए। लाइक जैसे 50% ले लिए, फिर 50% बाकी और नीचे आ गया तो ले लिए, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो अगली क्वार्टर का प्रॉफिट मैं अगर एज ए ट्रेडर अगर मैं इस स्टॉक की डायरेक्शन तय करूंगा तो मुझे एक क्वार्टर का प्रॉफिट और देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट क्या आता है। उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूँगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो मैं अभी एक क्वार्टर का तो वेट करूँगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कंपनी अचीव करती है। तो आज के वीडियो में यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you very much for watching my video, and thank you very much for giving your precious time. Thank you.